कॉजेज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के डीप रूटेड रीजंस के ऊपर बात हो रही थी कि ये जो मेन पीछे वजूहत क्या थी जिसकी बुनियाद पे जो है इतनी आग भड़क गई, कि जो ग्रीस कार्टेज इंसिडेंट वाली बात है वो इतनी आगे तक कैसे फैल गई, वो क्या पीछे एंगर था। तो उसके डीप रूटेड रीजंस के अंदर पहला वाला हमने उठाया पॉलिटिकल रीजंस। पॉलिटिकल रीजंस का ताल्लुक होता है किससे? पॉलिसीज से, या पॉलिटिक्स का ताल्लुक कह लो एडमिनिस्ट्रेशन से, एडमिनिस्ट्रेशन बोल दो या बोल दो गवर्नेंस, और क्या क्या लफ्ज आ सकते हैं, मैनेजमेंट, सही है, हुकूमत, गवर्नेंस से निकलता है लफ्ज गवर्नमेंट का। पॉलिसीज बोल दो, पॉलिसीज के अलावा लॉज बोल दो, रूल्स एंड रेगुलेशंस बोल दो, ये सारे वर्ड सेम ही है। या डॉक्ट्रीन बोल दो, डॉक्ट्रीन्स, या कोई एक्ट्स बोल दो, एक्ट के नाम से भी होगा, एक्ट्स भी कहलाते हैं। पूरे पूरे जो उसूलों का पूरा किताबचा होता है ना, जिसमें बहुत सारे उसूल लिखे होते हैं, उसको हम एक्ट कहते हैं। वो सब, ये सारे वर्ड्स, पॉलिसीज, लॉज, रेगुलेशन, डॉक्ट्रीन्स, एक्ट, एक ही बात है। इस सब का ताल्लुक होता है पॉलिसीज से। आप अगर किसी जगह की पॉलिसीज के कंट्रोल में हो तो मतलब आप ऑफिशियली बता रहे हो कि लोगों को किस तरह काम करना है। अगर पॉलिसी ब्रिटिश एक जगह पर आ गया कंट्रोल में, बंगाल में आ गया, तो ब्रिटिश की पॉलिसी के तहत ही बंगाल में सारा काम होगा। मसलन ब्रिटिश की पॉलिसी है कि बाहर से जो भी माल आएगा इंडिया पे उस पर कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि वो बाहर से माल कहां से आ रहा है, वो ब्रिटिश की तरफ से ही आ रहा है, वो सारे गुड्स ब्रिटिश के ही आ रहे हैं। और बाहर से जितना भी इंपोर्टेड गुड्स है, क्योंकि वो ब्रिटिश का, उस पर कोई टैक्स नहीं है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा इंपोर्टेड गुड्स परचेज करेंगे। जैसे जैसे इंपोर्टेड गुड्स परचेज करना ज्यादा होंगे लोग, तो लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स है बेचारा उनका काम बैठ जाएगा। सही है, लोकल इंडस्ट्री बेचारी रॉ मटेरियल तक ही रह जाएगी, उसको फिनिश गुड तक पूरा करना, वो फिनिश गुड की जो वैल्यू एडिशन है, पूरा फिनिश गुड लेके आना, वो ब्रिटिश से होके आ रहा है पूरा। सही है, तो ये एक पॉलिसी बना दी, पॉलिसीज है। एक पॉलिसी बना दी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से, जो कि हम देख रहे हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 से 1858 तक कह लो चला। जंग आजादी 1857 में तहरीक चली, और जंग आजादी की तहरीक खत्म होने के बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी खत्म कर दिया गया। कैसे हुआ हम बाद में देखते हैं। बहरहाल, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? ये एक ब्रिटिश पॉलिसी थी या ब्रिटिश रेगुलेशन थी, जो उस वक्त के लॉर्ड डेलहाउसी ने इंट्रोड्यूस की। लॉर्ड डेलहाउसी उस वक्त का वाइसरॉय नहीं था, ये मैं बताना चाह रहा हूं। वाइसरॉय जो है ना, एक पॉलिटिकल पोजीशन है। आप भूलना मत कि अभी भी EIC जो है पॉलिटिक्स में ऑफिशियली ब्रिटेन की तरफ से, EIC एक कंपनी है जो ट्रेडिंग कर रही है, पॉलिटिक्स के लिए नहीं गई वो। पॉलिटिक्स कंट्रोल में तो है उसके, लेकिन ऑफिशियली पॉलिटिकल कंपनी नहीं अभी ये तो बिजनेस है, ठीक है। तो इसका कोई अगर लॉर्ड है ना, या ब्रिटिश से भेजा हुआ कोई लॉर्ड है, तो वो अभी वाइसरॉय नहीं कहला सकता। उसे तब वाइसरॉय कहलाएगा जब बाकायदा ब्रिटिश हुकूमत कहे कि अब हम इंडिया पे हुकूमत करते हैं, अब इंडिया की हुकूमत हमारे हाथ में। जैसे कि बहादुर शाह जफर वॉज एम्परर ऑफ इंडिया ऑफिशियली। जंग आजादी में इस बात को और उजागर कर दिया था कि भाई आपको हम एम्परर ऑफ इंडिया प्रोक्लेम करते हैं, और आपके नाम के नीचे, आपके बैनर के नीचे ही हम जंग लड़ेंगे। ये बात फैली तो लोग और जुड़े कि ठीक है, एम्परर ऑफ इंडिया ही कर रहा है जंग, तो ये और ऑफिशियल है, ब्रिटिश के खिलाफ है, तो बेहतरीन है। लेकिन बहादुर शाह जफर जब खत्म हो गया, तो फिर ब्रिटिश की जो क्वीन है, ब्रिटिश का क्राउन के ऊपर क्वीन बैठा हो या किंग बैठा हो, उसका किंग एलिजाबेथ थी, तो क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो बन गई 1858 में एम्प्रेस ऑफ इंडिया। क्या? एम्परर की फीमेल पे लगा, एम्प्रेस ऑफ इंडिया, क्वीन एलिजाबेथ कहलाई। ब्रिटिश ने खुद प्रोक्लेम किया कि आज से जो है ब्रिटिश क्वीन इज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। जब ब्रिटिश क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया बनी, तो उसके बाद जो भी इंडिया के अंदर गवर्न करने का कोई भी जनरल होता था, गवर्नर जनरल होता था, या कोई भी लॉर्ड होता था, उसका टाइटल चेंज करके वाइसरॉय कर दिया गया, कि अब से वाइसरॉय के नाम से बंदा होगा ब्रिटिश का भेजा हुआ, जो पूरे इंडिया को चलाएगा। लेकिन अभी तक कोई वाइसरॉय नहीं है, अभी वाइसरॉय का नाम नहीं है, ये बाद में जाके होगा। अभी क्या है? अभी सिंपल वो लॉर्ड डेलहाउसी है। सही है, लॉर्ड डेलहाउसी साहब जो है, उन्होंने एक पॉलिसी पेश की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से। इस पॉलिसी के तहत, अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, एनी इंडियन प्रिंसली स्टेट, एक तो प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस के नवाब, रूलर्स वगैरह हैं, लेकिन एक है पूरी पूरी स्टेट्स बनी हुई हैं, पूरे अलग अलग इलाके, हर इलाके का कोई प्रिंस है जो उसको रूल कर रहा है। तो कोई भी प्रिंसली स्टेट है, शहजादों की कोई भी स्टेट्स है, वो अगर कोई भी उनका लोकल शहजादा, उस जगह का जो शहजादा है वो रूल कर रहा है, ठीक है, करता रहे, लेकिन दैट वुड बी एनेक्स्ड,
एनेक्स का मतलब जुड़ना, किसके साथ जुड़ना? दैट वुड बी ज्वाइंड, ज्वाइंड या एनेक्ट की बात, दैट वुड बी ज्वाइंड बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश किसमें ज्वाइन करेगा? वो अपने एम्पायर बनाने के लिए चला हुआ था। तो जो जो प्रिंसली स्टेट्स है वो ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बन जाएगी। कौन सी वाली प्रिंसली स्टेट्स? इफ द रूलर ऑफ दैट स्टेट डाइड विदाउट अ नेचुरल मेल एयर, एयर का मतलब होता है वारिस, बाप का बेटा वारिस होता है ना, तो अगर कोई मेल सक्सेसर नहीं है किसी भी प्रिंस का, तो उस प्रिंस के मर जाने के बाद उसकी जो स्टेट है वो किसके साथ एनेक्स हो जाएगी? ब्रिटिश एम्पायर के साथ। ये उसूल पेश कर दिया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्लियर है? अब ये जब यूज किया, ये पहले तो उसूल बना के पेश किया इंडिया के अंदर, सारे प्रिंसेस तक पहुंचा दे कि भाई कल से ये उसूल है। लॉर्ड डेलहाउसी ने फिर उस उसूल को यूज करते हुए जहां जहां नेशनल मेल एयर्स नहीं थे, जैसे कि यहां पर 3 मिसालें दी है, सतारा, झांसी, नागपुर, और भी मिसालें मौजूद है, तो उनको एनेक्स कर दिया। 1848 में सतारा को एनेक्स किया, 1854 में झांसी को एनेक्स किया, और झांसी को भी एनेक्स किया जब तो झांसी का जो राजा था मर गया, तो उसकी रानी बेवा हो गई, उसके हाथ में कंट्रोल नहीं दिया उसको, बल्कि निकाल दिया वहां से। तो झांसी की रानी के फॉलोअर्स होंगे ना। फिर निकाले जाने के एंगर में ही झांसी की जो रानी है, उसका मेल एयर तो कहीं है नहीं, एडॉप्टेड सन एक्सेप्ट किया हुआ नहीं है, तो वो उसके अंदर एंगर है, उसके फॉलोअर्स में भी एंगर है। तो जब जैसे ही फायर ऐसी जलेगी जिसमें किसी किस्म के ब्रिटिश के खिलाफ कोई खड़ा हो रहा है, तो ये लोग साथ देंगे, राइट? तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इन्होंने भी साथ जब ही दिया, ये जितने एरियाज हैं। नागपुर के अंदर, नागपुर एक मराठा स्टेट थी, ये भी मराठा, सतारा भी एक मराठा स्टेट थी, नागपुर भी एक मराठा स्टेट थी, कि जहां पर प्रिंस जो था उसका मेल लीगल एयर नहीं था, और मेल लीगल एयर नहीं है, अडॉप्टेड सन एक्सेप्ट कर नहीं रहे कि भाई मेल आपका बायोलॉजिकल सन ही होना चाहिए, तो फिर नागपुर को भी एनेक्स कर दिया गया 1854 में। ठीक है, इसी तरीके से ओध के अंदर हुआ, ओध को जो है वो ब्रिटिश ने 1856 के अंदर एनेक्स कर दिया अपने एम्पायर में। और ह्यूमिलिएशन ऑफ मुगल्स, मुगल्स को भी कहीं ना कहीं एनेक्स कर दिया ब्रिटिश ने। पता है कैसे? बहादुर शाह जफर को बता दिया गया था पहले ही कि आप आखिरी किंग हो, आपके बाद एम्पायर खत्म हो जाएगा। सही है? तो कहीं ना कहीं, हालांकि बहादुर शाह जफर के बच्चे थे, पर उसको बोल दिया था कि आप आखिरी किंग हो, आपके बाद एम्पायर खत्म हो जाएगा, उसके कम्युनिकेटेड था। तो वो भी कहीं ना कहीं एंगर तो होगा इस बात का कि अरे मुगल एम्पायर अब आहिस्ते आहिस्ते करे सब खत्म, और ये आखिरी जो चंद एरियाज पे छोटी दिल्ली के इर्द गिर्द जो हुकूमत है वो भी खत्म हो जानी है। वो पहले ही कम्युनिकेटेड था। अब ये जो भी जंग आजादी की तहरीक हो रही है, ना चाहते हुए ही लेकिन एक्सेप्ट किया ना बहादुर शाह जफर ने कि हाँ ठीक है, उसके नाम के नीचे फिर वो तहरीक चली जंग आजादी की। तो वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस पे ये रीजन भी तो होगा कि ब्रिटिश की तरफ मेरी कौन सी मोटिवेशन है। अगर हम ज्यादा जंग आजादी हार भी गए तो मेरा मुगल एम्पायर ले लेगा मुझसे ब्रिटिश, वो तो वैसे ही कह दिया कि मेरा मैं आखिरी किंग हूं। उसके पास भी कोई मोटिवेशन नहीं है कि वो ब्रिटिश के खिलाफ ना लड़े। सही है? उसके पास भी कोई इसकी चीज की मोटिवेशन नहीं थी, उसको भी था ठीक है, लेकिन स्टिल उसको ये भी डर था कि यार पता नहीं अगर हार गए तो क्या रिपरकशंस होंगे। पर उसको साथ में ये उम्मीद भी थी कि अगर जीत गए ब्रिटिश को वाकई हमने यहां से एग्जिट कर दिया तो दोबारा मुगल रूल भी कायम हो सकता है, ये होप भी थी उसकी। समझ रहे बात को? तो बहरहाल, और फिर प्रेशर इतना था रेबल्स की तरफ से कि उसने एक्सेप्ट किया। तो क्यूमुलेटिवली का मतलब अक्यूमुलेटेड, अक्यूमुलेटेड का मतलब कलेक्टिवली, कलेक्टिवली इन सारी बातों को रखते हुए पॉलिटिकल मामलात थे, पॉलिटिकल वजूहात थी जिसकी बुनियाद पे जंग आजादी की तरफ गए। ठीक है? क्योंकि तमाम प्रिंसेस ने, या मुगल दरबार के नोबल्स थे, या मुगल दरबार के और कोई दरबारी लोग थे, या कोई भी कम्युनिटी के कोई भी लोग, उन सब ने ये तो कंक्लूड कर लिया था, वो इस नतीजे पे तो पहुंच गए थे कि ईआईसी जो है उसकी इंटेंशन क्या है? टू एब्जॉर्ब ऑल इंडियन स्टेट्स। ईआईसी की इंटेंशन ये नजर आ रही है कि आहिस्ते आहिस्ते करके सब वो अपने ब्रिटिश एम्पायर के अंदर एब्जॉर्ब करना चाह रहे हैं, एनेक्स करना चाह रहे हैं। तो सबको ये इंटेंशंस दिख गई थी। तो पॉलिटिकल रीजंस आर बैक देयर। पूछे ना कोई डीप वजह क्या है कि जिससे जंग आजादी हुई, तो पॉलिटिकल रीजंस है कि सबके हाथ से अपना पॉलिटिक्स जा रहा था, ब्रिटिश आहिस्ते आहिस्ते करके ले रहे थे। कैसे ले रहे थे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी पॉलिसीज से ले रहे थे कि पूरा पूरा एरिया हड़प जाते थे। कैसे ले रहे थे? मुगल एम्पायर को बोल दिया आप आखिरी किंग हो। ऐसे ऐसे वो पॉलिटिकल कंट्रोल अपना डेवलप कर रहे थे। तो पॉलिटिकल रीजंस, जिस जिसके हाथ से कंट्रोल जा रहा था वो लोग गुस्से में थे। ठीक है? तो जंग आजादी की बड़ी वजह पॉलिटिकल रीजंस। इकोनॉमिक रीजंस, माशी रीजंस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस, ये ध्यान में रखना, PESR। इकोनॉमिक रीजंस में क्या? माश, कितना सारा बंगाल जैसा रीजन जो इतना रिच रीजन था, जब ब्रिटिश
जैसे ही जहां पर ब्रिटिश कब्जा आया और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो आया, तो वो स्लेव बन के रह गए, वो एकदम गुलामी की जिंदगी में आ गए। तो इकोनॉमिक रीजन है, पीजेंट्स वगैरह वैसे ही वो अपने हुकूक के लिए लड़ना चाह रहे थे, तो उनको एक बहाना मिल गया, जंग आजादी, राइट। इसके अलावा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो गई, कि जो इंडस्ट्रीज इंडिया में कायम थी ना, उनमें कोई तरक्की नहीं आ रही, बल्कि वो कम होती जा रही है। वो कहां तक रह गई, बस रॉ मटेरियल तक ही रह गई, क्योंकि रॉ मटेरियल उगता है जमीन पे। अब जमीन तो यूके पूरी, जमीन तो ब्रिटिश पूरी उठा के अपने वहां पर इंग्लैंड में नहीं लेके जाके रख सकते ना, तो जमीन से जो चीजें उग रही है ना रॉ मटेरियल की सूरत में, या पहाड़ों से जो चीजें काटी जा रही है रॉ मटेरियल की सूरत में, बस वहीं तक इंडस्ट्री को महदूद कर दिया गया। उससे कुछ बन के नहीं बिकेगा, रॉ मटेरियल चला जाएगा ब्रिटिश के कंट्रोल में, ब्रिटिश अपने मुल्क ले जाएंगे या कहीं एक्सपोर्ट करते हैं, और वहां से फैक्ट्रियों में उस रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनेंगे, और फिनिश्ड गुड्स आएंगे बिकेंगे कहां पर, इंडिया में। तो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने का जो पूरा प्रोसेस है, उसमें कितनी सारी जॉब्स होती है, राइट। कोयले को मतलब जमीन से निकालने के बाद एक बर्नेबल कोयले तक पहुंचाना, या फिर आयरन ओर को आयरन ओर की शक्ल से निकाल के किसी लोहे की कोई लोहे के कॉइल्स और शीट्स तक पहुंचाना, उसमें कितने सारे प्रोसेसेस एंगेज्ड है, उस सारे प्रोसेस में कितनी सारी लेबर लग सकती है। वो सारी लेबर इंडिया को मिल ही नहीं रही, क्योंकि रॉ मटेरियल एज इट इज एक्सट्रैक्ट करके ब्रिटिश ले जाते हैं, फिर उससे फिनिश गुड तैयार करके अपने मुल्क में वहां सबको जॉब्स दे दी, और वहां से तैयार फिनिश गुड लाके इंडिया में बेच रहे हैं, और इंडिया वालों के पास कुछ और ऑप्शन ही नहीं उनका माल खरीदने के अलावा, तो उनका माल ही खरीद रहे हैं। सॉल्ट तक पे मोनोपोली थी ब्रिटिश की, तो जब आगे पहुंचेंगे ना हम, तो आपको एक सॉल्ट मार्च मिलेगी, गांधी ने की थी। सॉल्ट तक पे क्या आप खुद से सॉल्ट भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इंडिया का जो सॉल्ट है उसके ऊपर किसका कब्जा है, मोनोपोली किसकी है, ब्रिटिश की है। बहरहाल विल गेट गोइंग। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो गया, इंडस्ट्रीज वीक होना शुरू हो गई। तो जो इंडस्ट्रीज वीक होने की बुनियाद पे जो क्राफ्ट वर्कर्स थे, जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह चीजें बनाते थे, उनका काम भी खत्म होने लग गया, क्योंकि रॉ मटेरियल सारा जा रहा है और बने बनाए गुड्स आ रहे हैं, तो क्राफ्ट वर्कर के पास वैसे भी इतना कुछ अच्छा नहीं था बनाने का, उनकी इंडस्ट्री चीप कहलाई, क्योंकि ब्रिटिश गुड्स जो बन के आ रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ब्रिटिश गुड्स बन के आ रहे हैं उनके ऊपर किसी किस्म की ड्यूटी भी नहीं लगी हुई। एक होता है ना कोई माल इंपोर्ट हो रहा है, उस पर टैक्स लगने से महंगा हो जाता है, वो महंगा भी नहीं हो रहा, वो चीप ही मिल रहा है। तो लोग कह रहे हैं इंपोर्टेड गुड्स हैं, अच्छे इंपोर्टेड गुड्स हैं, तो गरीब जो काम कर रहा था ना हाथ का काम, वो तो मैच ही नहीं कर पाया ना उस चीज को, सही है। तो वो भी जॉबलेस होना शुरू हो गए, तो लोग आहिस्ते आहिस्ते करके फाका कशी के आलम में आना शुरू हो गए, कमाई के जराए खत्म होना शुरू हो गए। मेन कमाई का क्या जराया बचा था, ब्रिटिश के आप जॉब करो, ब्रिटिश के हुकूमत के इदारों में जॉब करो। ब्रिटिश के हुकूमत के इदारों में जॉब करने के लिए ब्रिटिश की क्या कंडीशंस आ गई थी, कि इंग्लिश एजुकेशन लेके चलो, इंग्लिश एजुकेशन लो। अब इंग्लिश एजुकेशन ले रहे हैं, हर तरफ से दीवार खड़ी कर दी ना, तो अब एक ही रास्ता छोड़ा। अब इंग्लिश एजुकेशन के साथ साथ लोगों में यह भी खदशा पैदा हो रहा था कि वेस्टर्नाइज कर रहे हैं हमारे कल्चर को, इन्होंने हिंदी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, संस्कृत को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, उर्दू को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, अपना कल्चर अपनी लैंग्वेज लेके आके पूरे तौर पे कल्चरल शिफ्ट लेके आ रहे हैं, वेस्टर्नाइज कर रहे हैं चीज को। क्लियर हो रही है। और इससे रिलीजन भी खतरे में था, क्योंकि मिशनरीज खुल के अपना क्रिश्चियनिटी फैलाने का काम कर रहे थे, बल्कि सिलेबस के अंदर भी उसको इंट्रोड्यूस कर रहे थे, क्रिश्चियनिटी की चीजों को, के जो भी अराकीन वगैरह, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे थे सिलेबस के अंदर भी। तो ये चीज और किलिंग थी लोगों के लिए। ये सोशल और रिलीजियस रीजंस पे देखेंगे। बहरहाल अभी इनकम की बात हो रही है, लोगों का लैंड रेवेन्यू, जो लैंड से कमाते थे उगा के, उसके ऊपर हाई टैक्सेस लगाए। दीवान का सिस्टम वैसे इनके हाथ में आ चुका था पहले, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद दीवान का जो सिस्टम है, शाह आलम बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद ब्रिटिश के हाथ में दीवान का कंट्रोल आ गया, पूरा दीवान कलेक्शन का। तो उसमें उन्होंने इतने हाई टैक्सेस कर दिए कि जमींदार जो उगाए गल्ला, अक्सर ऐसा होता था 50% तो वो ले जाए ब्रिटिश, तो क्या ही बचा। समझ में आ रही बात। तो आधी हो जाए आपकी टोटल सारी मेहनत का आधा आपको मिल रहा है, और टोटल सारी मेहनत पे कभी बारिश ना हो, कभी ये हो, कभी फसल ना होगी, तो वैसे ही वो बहुत कम है, तो उसमें से भी इतना ले जाए, वो तो बचा क्या हमारे लिए पूरे साल चलाने के लिए। अच्छा जी, मिलिट्री पे की बात करें तो ब्रिटिश के पास बहुत सारे सिपाही होते थे, लेकिन सिपाहियों की तनख्वाह बहुत कम होती थी। सिपाहियों के ऊपर जो होते थे ना, वो ब्रिटिश सोल्जर्स कमांडर्स या यूरोप के किसी और जगह के कमांडर्स वगैरह, उनकी तनख्वाह अच्छी होती थी, लेकिन नीचे जो सिपाही है वो बेचारे को बहुत ही थोड़ी तनख्वाह मिलती थी, तो वो भी सही नहीं कमा पाते थे, उनकी प्रमोशंस भी रुक गई थी, सिपाही भी को भी लेस पे मिल रही थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन किसे कहते हैं, किसी चीज का बह जाना। इस तरह से इंडिया से आहिस्ते आहिस्ते करके वेल्थ भी, कमाई, वो वसाइल इंडिया के आहिस्ते आहिस्ते करके बह रहे थे, और ऐसे अगर 100 साल और होता पूरा उजाड़ के चले जाते इंडिया को।
बिल्कुल कैसे, जैसे कि एक लोकस्ट अटैक करती है। लोकस्ट क्या है? लोकस्ट को उर्दू में कहते हैं टिड्डी दल। टिड्डियों का बहुत बड़ा करोड़ों की तादाद, लाखों की तादाद में लश्कर उड़ते हुए, जो ग्रास होपर्स हैं कह लो, वो आते हैं किसी जगह, किसी फार्म पे लैंड करते हैं, और जब वो फार्म से निकलते हैं तो ग्रीन फार्म पूरा उजड़ के बंजर हो चुका होता है। तो बिल्कुल एक लोकस्ट की तरह इंडिया की वेल्थ को, एक लोकस्ट की तरह इंडिया की वेल्थ को ड्रेन कर रहे थे अंग्रेज। सही है। अच्छा, तो कमाई के भी रीजंस हैं कि लोग बेचारे कमाई से महरूम हो गए थे ब्रिटिश जैसे से, तो उसका भी गुस्सा। फिर तीसरा गुस्सा सोशल और रिलीजियस, क्या कि लोगों के जो रिलीजन की सेंसिटिविटीज थी उसको इग्नोर कर रहे थे। अब उनको ब्रिटिश को जो समझ नहीं आता तो खत्म कर देते थे। जैसे हिंदू एक बहुत बड़ी हिंदू मेजॉरिटी कम्युनिटी थी इंडिया में, तो हिंदुओं की कुछ चीजें थी जैसे कि शायद वो आज भी समझ में ना आए लोगों को, लेकिन फिर भी थी तो उनके रिलीजन के करीब। सत्ती क्या होता था उनका कि हिंदू में जैसे अगर मर्द मर गया ना तो उसकी बीवी को, जो सत्ती को अडॉप्ट करते थे, तो मर्द के मरने पे उसकी बीवी को, मर्द को जब जला रहे ना, उसकी डेड बॉडी को जलाते, वहीं औरत को जिंदा लिटा के जला देते थे। ये सत्ती था। ब्रिटिश ने खत्म कर दिया ये। हाँ, मे बी इट माइट बी अ फेवर, आज की नजर से देखे तो कहीं ये फेवरेबल चीज है, तो बड़ा जुल्म है, जिंदा जला दिया औरत को उसके मर्द के साथ, ताकि वो बाद में शादी ना कर सके। अच्छा, सत्ती तो खत्म की, इसके अलावा अगर एक मर्द मर गया, उसकी बेवा कहीं और शादी ना कर सकती, इस उसूल को भी खत्म कर दिया, चाहे तो कर सकती है वाला कर दिया मामला। ठीक है, तो ये जिस रिलीजियस ग्रुप के अगर उसूल हो, तो हिंदुओं के थे मामला, तो ये मामला खत्म कर दिए कि नहीं भाई, ये सत्य नहीं चलेगा हमारे रूल में। ठीक है, तो इससे जो ये फॉलो करते थे उनके रिलीजन हर्ट हुए। ऐसे और भी होंगे मिसालें रिलीजन्स को लेके। एजुकेशन के अंदर रह के होती होंगी मिसालें कि फलां एजुकेशन इंपोज कर दी, ब्रिटिश एजुकेशन इंपोज कर दी, क्रिश्चियनिटी की एजुकेशन इंपोज कर दी कि ये लेके चलने साथ, तो इससे हर्ट होते होंगे रिलीजियसली। सही है, तो ये गुस्सा भी था एक सोसाइटी का कि हमारी सोसाइटी की तो कोई इज्जत ही नहीं, रिस्पेक्ट ही नहीं, अपने उसूल लाए जा रहे हैं और हमारे उसूलों को खत्म करते जा रहे हैं। तो मिशनरी एक्टिविटी भी ये, मिशनरीज किसे कहते हैं? वो जो किसी मिशन पे निकला है। और आमतौर पे आपको तारीख में मिशनरी का लफ्ज मिलेगा ना, तो उस लफ्ज का मतलब होगा क्रिश्चियन मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरी। इसका मतलब वो इस मिशन पे काम कर रहे हैं कि किसी तरह नॉन क्रिश्चियन को क्रिश्चियन बना दें, कन्वर्ट कर दें। क्रिश्चियन मिशनरीज का काम ये था। ठीक है, तो इनको एक प्रोटेक्शन मिली हुई थी ब्रिटिश एम्पायर के अंडर, और इनको बहुत सपोर्ट किया जा रहा था और फरोग इनकरेज किया जा रहा था और बढ़ाया जा रहा था इनका काम, क्रिश्चियन मिशनरी का। तो मिशनरी एक्टिविटी जितनी थी ना, एक्सपेंशन ऑफ मिशन स्कूल्स, ऐसे स्कूल्स जो कि ईसाई कल्चर से इंस्पायर्ड स्कूल हो, तो वहां पर जाहिर है उनके कल्चर की रिफ्लेक्शन होगी। और वहां पर फिर इंग्लिश एजुकेशन एक्ट बना दिया इन लोगों ने। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट का मतलब के तहत आप यूं समझ लो कि इंग्लिश एजुकेशन समवॉट जरूरी थी किसी भी इंग्लिश जॉब में जाने के लिए। अब इंग्लिश के पास पूरी गवर्नमेंट है, ब्रिटिश बोलो इंग्लिश बोलो एक ही बात है, ब्रिटिश के पास सारी गवर्नेंस हाथ में, सारे इदारे उनके हाथ में, चाहे वो हेल्थ का इदारा हो, चाहे वो सिक्योरिटी का इदारा हो, चाहे वो फाइनेंस का इदारा हो, चाहे वो स्कूल्स का, सारे इदारे इनके हाथ में, चाहे वो हॉस्पिटल्स का इदारा। वो इदारों में जॉब चाहिए अगर, तो आप इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम से गुजर के इंग्लिश सीखते हुए आओगे, और वहां जो जो सिखाया जा रहा है उसमें सीखना पड़ेगा। और वो मिशनरी स्कूल है तो वहां उनके अंदर क्रिश्चियनिटी का कल्चर मौजूद होगा, तो वो चीजें भी सीखता हुआ बंदा आगे बढ़ रहा था। जहनी तौर पे जहन साजी हो रही थी नेक्स्ट जनरेशन की, तो ये भी एक्सेप्टेड नहीं था इंडियन कम्युनिटीज को। तो सोशल एंड रिलीजियस रीजंस वर आल्सो देयर, जिसकी वजह से वो खड़े हुए जंग आजादी के लिए। पॉलिटिकल रीजंस, इकोनॉमिक रीजंस के कमाई में पीछे कर दिया, फिर सोशल और रिलीजियस रीजंस के हमारे रिलीजन की चीजें खत्म की जा रही हैं और हमारी सोसाइटी को अपने कल्चर में ढाला जा रहा है। ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन में ढाला जा रहा है, क्रिश्चियनिटी वाली एजुकेशन में ढाला जा रहा है। तो इस बुनियाद पे गुस्सा भरा हुआ था। अच्छा, और मिलिट्री कॉजेज के अंदर आर्मी की वजूहत, एक तो डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया की जो आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी, उस आर्मी में सिपाही सबसे नीचे रैंक, जो कि लड़ रहा है हर जगह जाके, जो जान खतरे में डाल रहे हैं। उनसे ऊपर कमांडर्स है, सिपाही को कमांडर नहीं बनने दे रहे। सिपाही सारे इंडियन, कमांडर ब्रिटिश, तो ये तरक्की नहीं कर पाएगा।
मेजॉरिटी आर्मी कौन है? इंडियंस है, पर उनके ऊपर कमांडिंग पोजीशन में कौन है? ब्रिटिश है। मेजॉरिटी आर्मी को पे लेस हो रही, तो मिलिट्री को भी बहुत ज्यादा ग्रीवेंसेस थी। ग्रीवेंस कहते हैं गुस्से को, गम को, कि उनको गम था कि यार हमें तरक्की नहीं मिल रही, हमारी पेमेंट्स नहीं बढ़ रही, हमारे ऊपर एक हाकिम बिठाया हुआ है जो कई और मुल्क से आया हुआ है, और हम सिपाही बन के, और हम फिर अपने ही लोगों से फाइट कर रहे हैं। अगर सिपाही की आर्मी भेज रहे हैं कहीं पर कि ये प्रिंस की स्टेट को कैप्चर करो, अगर ये लड़ते हैं तो इनको मार दो, तो हमारे ही बंदों को हमसे ही मरवा रहे हैं। तो ये सिपाहियों के अंदर एक गम गुस्सा ये भी था। फाइटिंग अगेंस्ट फेलोज, फाइटिंग अगेंस्ट फेलोज का मतलब ये हमसे हमारे ही बंदों को मरवा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बैड फील करते थे कि जहां भी अगर अटैक कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मराठास पे अटैक कर रहे हैं, तो मराठास से लड़ने इंडियन आर्मी, ब्रिटिश अपनी जो आर्मी भेज रहा है उसमें इंडियन सिपाही तो मौजूद है, क्लियर हो रही है। तो उसका भी लड़ते हुए अच्छा फील नहीं होता था इनको, तो ये वाला गुस्सा भी था। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जॉब पे, अगर नहीं लड़ेंगे तो तनख्वाह नहीं देंगे, निकाल देंगे, तो फिर मेरे पास तो कुछ घर चलाएंगे, पैसे ही नहीं रहेंगे। तो इस बुनियाद पे वो लड़ते थे, क्या करें, पर गुस्सा तो था। पेज और अलाउंसेस भी वक्त के साथ रिड्यूस कर रहे थे, बढ़ा नहीं रहे थे। एक तो था ना पेमेंट्स बढ़ा दे सिपाही की, बढ़ा नहीं रहे थे वक्त के साथ, बल्कि घटा रहे थे इनकी पेज, और मुश्किल कर रहे थे इनका लाइफस्टाइल। तो सिपाहियों का अपना एक जो है ना गुस्सा था ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो इन 4 मेन कॉजेस की वजह से चीजें पीछे से बनी हुई थी, बस कोई आके चिंगारी डाल दे और वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की सूरत बन जाएगी। सही है। इमीडिएट कॉज क्या था वॉर का? ये ग्रीस कार्टेज वाला इंसिडेंट, मंगल पांडे वाला। मंगल पांडे को तो खैर कैप्चर करके, बरकपुर इंसिडेंट था मंगल पांडे का इंसिडेंट, जिसमें मंगल पांडे ने फाइट करने की कोशिश की ब्रिटिश के किसी ऑफिशियल के खिलाफ कि ये वो नहीं यूज करेगा, जबरदस्ती यूज नहीं करेगा, तो उसको फाइट करने के ऊपर कैप्चर कर लिया, उसको फांसी दे दी। तो ये बैरकपुर इंसिडेंट से चीजें फैलना शुरू हो गई। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था, ग्रीस कार्टेज इंट्रोड्यूस की थी। ग्रीस कार्टेज मतलब वो जिसमें ग्रीस लगाओ, और वो ग्रीस के बारे में क्या अफवाह थी, किससे मिलकर बनाए? वो गाय की और सुअर की चर्बी से। गाय और सुअर की चर्बी से 2 कम्युनिटीज हर्ट हो रही है ना। अभी अफवाह था असली था कुछ नहीं पता, लेकिन ये बात फैल गई थी जहन में। तो अब आपका काम है, ब्रिटिश का काम है, ये बात जहन से निकाले, क्लियर करवाए। ब्रिटिश इस पर हार्ड स्टांस लेके खड़े हुए थे कि भाई यूज करनी है आपने, ऐसा नहीं हो सकता आप यूज ना करो, आपको करनी पड़ेगी यूज, क्योंकि ब्रिटिश को फील हो रहा था हमारी बात नहीं मानी। और वहां से ये फिर बैरकपुर में इंसिडेंट हुआ कि मंगल पांडे ने बिल्कुल मना कर दिया और उसको फांसी हुई। तो उसके बाद सब जो है ना मुश्तइल हो गए और वहां पर ब्रिटिशर से लड़ना शुरू हो गया। और फिर उसके बाद मीरठ के अंदर इंसिडेंट हुआ जो कि बिल्कुल ही दूसरी तरफ है। अगर हम ऊपर देखें मैप में तो बैरकपुर वाला इंसिडेंट यहां बंगाल वाली रीजन में हुआ है, इस रीजन में, और मीरठ वाला इंसिडेंट ये वाले रीजन में। कितना फासला है, सही ना। सीधा सीधा पता नहीं 800-900 किलोमीटर, बल्कि ज्यादा 1000 किलोमीटर का फासला होगा सीधा सीधा। पर फिर भी वर्ड आउट होता है ना, वहां भी जो है ना ये बात फैल गई थी कि ग्रीस कार्ट्रिजेस जो है ना इस तरह वाली है, तो उन्होंने भी मना कर दिया था कि हम भी यूज नहीं करेंगे। तो मीरठ आउटब्रेक, द इमीडिएट आउटब्रेक अकर्ड एट मीरठ व्हेन 88 सिपाही रिफ्यूज टू यूज द कार्ट्रिजेस एंड वर हार्शली पनिश्ड। तो 85 सिपाहियों को पनिश किया गया वहां पर, बहुत खतरनाक तरीके से इम्प्रिजन कर दिया गया। तो उनके जो साथ के फौजी थे ना, जब उनको उन्होंने रातों में जाके प्रिजन से निकाल दिया उन 85 को, और वहां पूरे उस प्रिजन को कंट्रोल में ले लिया, सबको निकाल दिया। और फिर करीब करीब जो भी मिलिट्री स्टेशन थे ब्रिटिश के, रातों रात उन पे कब्जा कर दिया, अटैक किया। तो ब्रिटिश वर सरप्राइज्ड, ऐसा अटैक टेकन बाय सरप्राइज, ये मीरठ के अंदर हुआ। और वो जो सरप्राइज अटैक शुरू है, यहां से हिम्मत चालू होना शुरू हो गई कि हम तो कर पा रहे हैं, हम तो ब्रिटिश को कर। वो उस रात तक की कहानी थी, बल्कि कुछ और अरसे तक। फिर एक एक इलाका कर करके वहां पर अटैक्स हुए, ब्रिटिश के मिलिट्री स्टेशन रिकवर करने लगे। तब तक ब्रिटिश जो है अपनी आर्मी गैदर कर रहे थे। ब्रिटिश ने फौरी तौर पर अपनी स्टीम शिप्स के अंदर, स्टीम इंजन वाली शिप थी बहुत तेज, जो कि वो करती है, रन करती है, तो वो उन्होंने ब्रिटिश ट्रूप्स मंगवा लिए थे। टेलीग्राफ से मैसेज भेज दिया था, तो उनके पास टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मौजूद थी कि दूर की कम्युनिकेशन कर सके। ब्रिटिश अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से जल्दी कम्युनिकेट कर सके, टेलीग्राफ से सारे मैसेज भेज दिए कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ। जैसे पहले कहते थे तार के जरिए मैसेज भेजा, तो एक तरीका होता था जिससे मैसेज रेमिट करते थे, तारों के जरिए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ही आप कहते हैं, उससे ट्रांसफर होती थी इन्फॉर्मेशन। बहरहाल, तो उससे दूर दराज इलाकों तक ये पता चल गया कि अटैक हो गया ब्रिटिश के ऊपर। ब्रिटिश ने अपनी आर्मीज मंगवा ली थी, अपने ट्रूप्स मंगवा लिए थे। कहां से? ब्रिटेन से। ब्रिटेन बोलता हूं उसमें इंग्लैंड जहन में आना चाहिए, तो वहां से मंगवा लिए थे अपने ट्रूप्स, या और कई कॉलोनीज में होंगे, इंडिया के आसपास भी कॉलोनीज हो, वहां से मंगवा लिए होंगे, जमा किए। और उसके बाद एक एक करके इलाके से रिवेंज ले, मतलब कैरी कैप्चर करना शुरू किया ब्रिटिश ने।
ठीक है, ये है वाई द कार्ट्रिज इशू बिकेम द स्पार्क। कह रहे स्पार्क कहते चिंगारी को, चिंगारी से पूरी आग नहीं लग सकती, चिंगारी के नीचे बहुत सारे ईंधन होना चाहिए। ईंधन के मैंने 4 रीजंस बता दिए ना, जो पहले से थी फ्यूल, बस आग लगे। वो क्या थे रीजंस? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस और मिलिट्री रीजंस। तो कोर्स ऑफ वॉर क्या? कोर्स ऑफ वॉर का मतलब कैसे इंसिडेंट्स हुए, एक एक करके क्या क्या हुआ। सबसे पहले मेरठ, मेरठ से पहले तो बैरकपुर वाला इंसिडेंट हुआ था। बैरकपुर वाला एक इंसिडेंट था, मेरठ में 85 सिपाहियों वाला था, तो असल रेवोल्यूशन उसे कहेंगे, असल रेवोल्यूशन तो वहां से शुरू हुई। ठीक है, मेरठ से दिल्ली, मेरठ से रेवोल्यूशन ने सबको रिहा करवाया और मिलिट्री स्टेशंस पे अटैक किया, जहां भी मेरठ के अंदर मौजूद थे ब्रिटिश के, उनको कैप्चर कर लिया। उसके बाद वो सारे रेबल्स कहां गए? दिल्ली, किंग के पास। किंग से कहा कि भाई आप आज से एम्परर ऑफ इंडिया हैं। किंग भी सोचो कि इतने अच्छे हो गए, सारी कम्युनिटीज मिलके, हिंदू मुस्लिम सब मुझे एम्परर ऑफ इंडिया कह रहे हैं, ये तो कल तक मानते भी ना मुझे। लेकिन अभी वो उनका टारगेट था ब्रिटिश को हराना, तो एक सेंट्रल फिगर चाहिए। कोई समझ नहीं आ रही तो कौन होता उस वक्त? कोई समझ नहीं आ रहा जो सारी कम्युनिटीज को करे कैप्चर। तो फिर उन्होंने मुगल किंग को अपने बैनर के ऊपर रखा। मुगल किंग किसी तरह ना मानते मानते मान गया। तो दिल्ली के अंदर भी फिर वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की वेव आई, और जहां जहां दिल्ली के अंदर मिलिट्री स्टेशन थे एक एक करके कैप्चर करना शुरू हो गया। ब्रिटिश की जो कॉलोनीज या से वो बनी हुई थी ना, एरियाज, जो भी गेटेड कम्युनिटीज वगैरह बनी थी, वहां पर अटैक किए, वहां उनको कैप्चर किया। अभी तक ब्रिटिश की तरफ से रिस्पांस बन रहा है, डेवलप, उनको पता तो चल गया सब हो रहा है, सही है ब्रिटिश को, और ब्रिटिश वो अपनी आर्मी को गैदर अप कर रहे हैं अभी। ठीक है, रैपिड स्प्रेड अक्रॉस द हार्टलैंड। रैपिड का मतलब जल्दी, स्प्रेड का मतलब फैलना। अक्रॉस द हार्टलैंड, पूरे इंडिया का उस वक्त हार्टलैंड क्या है? दिल्ली। द रिवॉल्ट क्विकली स्प्रेड अक्रॉस द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। ये रेवोल्यूशन जो है नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में क्विकली फैल गई। मैं इस तस्वीर को अपने पास एक दफा पेस्ट कर देता हूं ताकि इसी के जरिए से समझाता रहूं। तो ये हार्टलैंड के अंदर तेजी से फैलना। हार्टलैंड, इंडिया का हार्टलैंड क्या है? नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, जहां से सारी हमेशा से हुकूमतें चलती आ रही हैं। इस तरफ तेजी से इस पूरे रीजन में ये रेवोल्यूशन फैल गई। बट बाकी रीजन जो है वो सब अभी खामोश है, साइलेंट है, वहां पर नहीं फैली। तो असल जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का जो वो है फैलाव है, वो लिमिट रहा नॉर्थ, ऊपर इंडिया के ऊपर, और सेंट्रल साइड पे। इस तरफ ये सेंट्रल और ये नॉर्थ इंडिया, ठीक है, इस पूरे हिस्से को काउंट कर लो, इसकी तरफ सेंट्रल रहा। बाकी इधर उधर के प्रिंसेस ने एंगेज नहीं किया इनके साथ। बाकी दूसरे प्रिंसेस उन्होंने, पंजाब ने एंगेज नहीं किया, बल्कि या तो सपोर्ट की ब्रिटिश की या न्यूट्रल रहे। क्लियर है? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का हिस्सा नहीं बने। अच्छा, तो कोर्स ऑफ वॉर के अंदर मेरठ से दिल्ली, दिल्ली तक तेजी से फैला, दिल्ली से कानपुर, कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से झांसी, बरेली। ये सब क्यों जुड़ गए? झांसी क्यों जुड़ गया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में? झांसी की रानी के फॉलोअर्स, उनको ब्रिटिश राज नहीं चाहिए था। लोकल लीडरशिप्स की अगर बात करें उस वक्त वहां के, तो नाना साहिब कानपुर के थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी, बेगम हजरत महल लखनऊ की थी, लखनऊ औध में। ठीक है ना? तो ये अलग अलग लोकल लीडर्स थे जो जिन्होंने कनेक्ट किए इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर। फिर उसके बाद कोर्स ऑफ वॉर चल रहा है, अब दिल्ली तक हो गया, और दिल्ली के आसपास कानपुर, झांसी, ये सब कुछ हो गया कनेक्टेड इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का हिस्सा। ठीक है, अब आया सीज एंड फॉल ऑफ दिल्ली। सीज मतलब मुहासरा। अब ब्रिटिश आर्मी ने घेरा दिल्ली को, दिल्ली को घेर के कैप्चर किया, क्योंकि मेन वो है, वहीं से सब चल रहा है ना। दिल्ली को घेरा, कैप्चर कर लिया। ठीक है, अब दिल्ली ऐसे कैसे कैप्चर हो गया? इतने हजारों सिपाही मौजूद थे, ऐसे कैसे? हजारों सिपाही थे, कोऑर्डिनेटेड थोड़ी थे कि एक बंदा बोले अटैक तो सारे मिलकर अटैक करें, फिर बोले आधे लोग वहां से जाओ, आधे लोग पहाड़ के पीछे जाके, ऐसा नहीं था। पर ब्रिटिश आर्मी कोऑर्डिनेटेड थी, उनको पूरा प्लान मिला होता, आधे वहां जाएंगे, आधे यहाँ जाएंगे, फिर एक ट्रूप आगे जाएगा, पीछे आएगा, फिर घोड़ों वाला ट्रूप आगे। उनका बिल्कुल कनेक्टेड था, कोऑर्डिनेटेड था। जबकि वहां पर जो सारे अलग अलग कौमें मिलकर लड़ रही थी, पूरे तौर पर वो लिमिटेड लड़ना चाहते थे, इतना भी नहीं कि मुगल एम्परर को बहुत ज्यादा ताकतवर कर दे। और खुद मुगल एम्परर में भी कोई सलाहियत नहीं थी कमांड देने की, एक्सपीरियंस ही नहीं था ना वॉर्स का उसको। वॉर्स का एक्सपीरियंस तो कब का जा चुका है इनके पास से,
अब वॉर एक्सपीरियंस थोड़े, अब तो बैठे हुए हैं, शायरी कर सकते हैं सिर्फ। तो एक तो इनकी कोऑर्डिनेशन वीक थी, और ब्रिटिश का काउंटर ऑफेंसिव जो है वो बड़ा खतरनाक था। पंजाब से उसने फोर्सें जमा की, पंजाब ने साथ दिया ब्रिटिश का, बहुत सा पंजाब के कुछ हिस्से ने भी रेबल्स का साथ देने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश ने वही उनको क्रश कर दिया था, पंजाब के जो रेबल्स थे उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, और बाकी पंजाब का साथ मिला ब्रिटिश को। इसके अलावा ब्रिटिश ने ट्रूप्स मंगाए ब्रिटेन से, नए ट्रूप्स मंगाए जो कि फौरी तौर पे पहुंचे थे, और एनसर्कल्ड दिल्ली, मतलब मुहासरा डाल दिया, सीज मतलब मुहासरा, सराउंड करने को कहते हैं, दिल्ली को सराउंड कर दिया। इट वाज अ हार्ड समर कैंपेन, मतलब बहुत गर्मी का कैंपेन था, और बहुत मुश्किलात में ये जो है ना दिल्ली वाली जंग हुई, और रिकैप्चर कर लिया 1857 की सितंबर में, दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया सितंबर 1857 में। द ब्रिटिश रीटुक दिल्ली, बहादुर शाह जफर वाज कैप्चर्ड, लेटर एक्साइल्ड, एक्साइल्ड मतलब जिला वतन, वतन से निकाल दिया, कहां भेज दिया, रंगून भेज दिया बहादुर शाह जफर को, और उसके बच्चों को एग्जीक्यूट कर दिया बहादुर शाह जफर के, मुगल एम्पायर यहां से खत्म। सही जी। फिर दूसरे अदर की थिएटर्स, और कौन से तमाशे के गढ़ थे, थिएटर कहते हैं ना जहां तमाशा होता है। कानपुर में क्या हुआ, कानपुर के अंदर एक ऐसा वाकया हुआ कि जिससे ब्रिटिश वैसे ही बहुत गुस्से हुए। वहां नाना साहब थे, कानपुर में कौन रूल कर रहा था, नाना साहब, उन मतलब कानपुर का जो लश्कर था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, उनका लीडर नाना साहब था। इनिशियली फोर्स द ब्रिटिश सरेंडर, उन्होंने ब्रिटिशर्स को सरेंडर करा दिया, जो ब्रिटिश फैमिलीज और ब्रिटिश सोल्जर्स वगैरह जिस स्टेशन में रहते थे ना, वहां पर घेरा डाल के उनको रोक के रखा, कई दिन भूखा कई हफ्तों भूखा रखा, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया, और उनको कहा आपको सेफ पैसेज मिलेगा। पर उनको जब सेफ पैसेज की बात की और निकले तो फिर क्या हुआ, एक तो वैसे हॉट कंडीशंस थी, खाना पीना कुछ नहीं, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया ब्रिटिश फैमिलीज और सोल्जर्स ने, और जब उनको सेफ पैसेज बोला, जब वो बाहर निकले और उनको मार दिया सबको, फिर औरत बच्चे सोल्जर सबको ही मार दिया। ठीक है, जब ये हुआ और ब्रिटिश ने जब रिकैप्चर किया ना कानपुर, तो ब्रिटिश ने एक एग्जाम्पल सेट की उसकी, कानपुर को पता है कैसी एग्जाम्पल का, कानपुर इज एन एग्जाम्पल फॉर एट्रोसिटी फॉलोड बाय काउंटर एट्रोसिटी, एट्रोसिटी कहते हैं जुल्म को, फॉलोड बाय जुल्म के खिलाफ जुल्म। सही, तो ब्रिटिश ने कहा जुल्म हुआ तो उसके खिलाफ फिर हुआ कुछ, ब्रिटिश ने ये एग्जाम्पल सेट की। कैसे सेट की, ब्रिटिश ने जो है हैंग कर दिया, शूट डाउन कर दिया, ब्लोन फ्रॉम कैनन्स, तोपों के आगे बांध दिया रेबल्स को और तोप चला दिए। सही है, विलेजेस पूरे के पूरे जला दिए, प्रॉपर्टीज जो जो थी सारी डिस्ट्रॉय कर दी एटसेट्रा। सही, क्यों, ये खाली के दिस इज अ ब्रिटिश जस्टिस। इसके बारे में एक पिक्चर भी है जिसमें एक औरत दिखाई है जो ब्रिटिश को रिप्रेजेंट कर रही है, लंबी सी तलवार के साथ, और बहुत सारे नीचे इंडियंस दिखा, और वो यू क्रश कर दिए, और वो ब्रिटिश जस्टिस के नाम से उस पिक्चर को जाना जाता है कि ब्रिटिश ने जस्टिस किया कानपुर वालों के साथ, कि उन्होंने ऐसा किया था उनके ब्रिटिशर्स के साथ। तो कानपुर का वो जो इंसिडेंट है ना, जो नाना साहिब की फोर्सेस ने मार दिया था ब्रिटिशर्स को, तो वो कहलाता है सती चौरा घाट इंसिडेंट। और जब ब्रिटिश ने रिकैप्चर किया कानपुर को, तो सती चौरा घाट इंसिडेंट में जो कुछ किलिंग्स हुई थी उसका बदला लिया इस तरह से जो यहां पर लिखा हुआ है सब। ठीक है, अच्छा, कानपुर रिकैप्चर हो गया, लखनऊ की बारी आई, ओध में लखनऊ है, तो वहां पर भी रिवॉल्ट जो थी वो एक लंबी सीज के तौर पे चली, ब्रिटिश ने लखनऊ को भी सीज कर दिया, चारों तरफ से घेर लिया। ठीक है, ब्रिटिश सोल्जर्स एंड सिविलियंस वर ट्रैप्ड इनसाइड द रेजिडेंसी फॉर सेवरल मंथ्स। अच्छा अच्छा, ये उस सीज की बात नहीं हो रही अभी, लखनऊ के अंदर ब्रिटिशर्स को सीज कर दिया था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की आर्मी ने, रेबल्स ने ब्रिटिशर्स को एक जगह पर बंद करके घेरा डाल दिया था कि आप बाहर निकलो। ठीक है, तो कई महीनों तक जो है वो उस रेजिडेंसी में खाना पीना होता है, स्टॉकिंग में होता है, उसके ऊपर चले किसी तरह, लेकिन ब्रिटिश सोल्जर अंदर भी बंद है, क्योंकि अगर बाहर से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाले अटैक करेंगे तो ब्रिटिश सोल्जर फौरन उनको मार देंगे, क्योंकि वो तो डिफेंडेड है ना। एक तो बाहर वाले भी अटैक नहीं कर रहे, लेकिन वेट कर रहे हैं वो कब बाहर निकलेंगे, अपने बिलों से बाहर निकलेंगे, भूखे होंगे किसी ना किसी दिन। तो फूड शॉर्टेज, डिजीजेस, कांस्टेंट फाइटिंग चलती रही उस सीज के अंदर, लेकिन फिर रिलीफ फोर्सेस आ गई रिलीफ कराने के लिए, ब्रिटिश की फोर्सेस आ गई, वो जो कैद ब्रिटिश थे उनको रिलीफ कराने के लिए, वो सीज के अंदर फंसे हुए ब्रिटिशर्स को रिलीफ कराने के लिए। बहुत फाइटिंग हुई, लेकिन ब्रिटिश ने फाइनली लखनऊ का कंट्रोल भी ले लिया। ठीक है, तो रेबेलियन ओथ के अंदर भी खत्म हो गया। उसके बाद रह गया सेंट्रल और ईस्ट एशिया।
सेंट्रल और ईस्टर्न एशिया के अंदर क्या हुआ, ये वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। झांसी है जहां पर कानपुर वाला इंसिडेंट तो बता दिया, कानपुर को रिकैप्चर कर चुका है। अब ये यहाँ पर सेंट्रल एशिया ही है, सेंट्रल एशिया ध्यान में रखो, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया के अंदर जो है रानी लक्ष्मीबाई की रेजिस्टेंट बहुत स्ट्रांग थी। बंडलखंड इस झांसी की जो झांसी में इलाका है बंडलखंड, बंडलखंड खंड खंड बंडलखंड में बहुत ब्रिटिश फोर्सेस से लड़े ये लोग, लेकिन फाइनली शी वॉज किल्ड इन 1858, ठीक है। बिहार में कुंवर सिंह, और कहते हैं कि झांसी की रानी जो है वो मेल गारमेंट पहन के लड़ रही थी, बाद में मार दिया तो पता चला फीमेल है। कुंवर सिंह लेड गोरिल्ला स्टाइल अटैक्स। गोरिल्ला स्टाइल वॉर्स क्या होते हैं पता है किसी को? गोरिल्ला अटैक क्या होते हैं? ये गोरिल्ला नहीं है, गोरिल्ला है ये। गोरिल्ला अटैक्स होते हैं कि कोई भी रास्ते वहां पर छुपे रहे, जैसे ब्रिटिश छुपे, वेट किया, जैसे कोई ब्रिटिश आया, गन्स है तो शूट कर दिया, या तीरों से तमंचों से जिससे भी मार डाला, छुप छुप के वार। गोरिल्ला अटैक से होते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश आर्मी कैसे भी गुजरते थे, वेट करते थे कि अभी गुजरेंगे अभी। जैसे ब्रिटिश आर्मी तो थोड़ा आगे जाती तो उन पर अटैक हो जाता था, सरप्राइज अटैक्स, पीछे वालों पे अटैक करके गने लेते थे, आगे वाले को मार देते थे। सही, ये होते थे गोरिल्ला अटैक्स। तो कुंवर सिंह ने गोरिल्ला वॉरफेयर किया, छुप छुप के, वो जो जहां जहां ब्रिटिश दिखे उनको मारा। पर वो भी इसी तरीके से अपराइजिंग एंड रोहिलखंड भी हुई, लेकिन ये यकीन है ये सारी अपराइजिंग जो है ये खत्म हो गई, ब्रिटिश ने सबको ओवरकम कर गया। हाउएवर, ड्यू टू बेटर वेपन्स, रीइंफोर्समेंट्स का मतलब मजीद फौजों का आना, तो मजीद फौजों का यके बाद दीगर आना, फिर लोकल प्रिंसली स्टेट से सपोर्ट मिलना, और अच्छे वेपन्स होना, बेटर वॉर स्ट्रेटेजी होना, यूनिफाइड कमांड होना। यूनिफाइड कमांड का मतलब कोई बताएगा इधर? सिंगल जगह से कमांड आ रही। ये सारे रीजंस किसके पास थे? तो ये सारी चीजें वजह बनी कि ब्रिटिश ने ग्रेजुअली डिफीट कर दिया सारी रेजिस्टेंस को, ठीक है। और मिड 1858 तक द रिवॉल्ट हैड बीन क्रश्ड, पूरी रेवोल्यूशन को क्रश कर दिया मिड 1858 तक। क्लियर है? अच्छा, वो रीजन्स का क्या किरदार था जो आज पाकिस्तान में, जैसे कि पंजाब, NWF, सिंध और बलूचिस्तान, ये ब्रिटिश कंट्रोल में था। पंजाब ब्रिटिश के साथ अलायंस में था, तो पंजाब ने सपोर्ट किया ब्रिटिश को। कुछ पंजाब के अंदर से फौजें निकली कि जिन्होंने ब्रिटिश को के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर शिरकत करने की कोशिश की, लेकिन उनको वहीं दफन कर दिया, उनको वहीं खत्म कर दिया। थोड़े बहुत जो थे उनको पहुंचने नहीं दिया दिल्ली। तो वो इतनी शॉर्ट थी कि यहां लिखी भी नहीं है। सही, तो पंजाब मेनली क्या है, अंडर ब्रिटिश कंट्रोल था, तो वो सबसे बड़ी बेस बना काउंटर ऑफेंसिव की। काउंटर ऑफेंसिव मतलब ब्रिटिश देख रहा है कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक ऑफेंसिव है, तो ब्रिटिश उसके अगेंस्ट अटैक कर रहा है, तो ब्रिटिश अपने आप को कह रहा है कि हम काउंटर ऑफेंसिव है, ये एट्रोसिटी हम काउंटर एट्रोसिटी है, ये अटैक है हम काउंटर अटैक है। सही है, ये रेबेलियन है तो हम एंटी रेबेलियन है। ब्रिटिश की तरफ से सारे अल्फाज है काउंटर वाले। तो सिख प्रिंसेस, पंजाबी एलिट्स मतलब ऊंचे दर्जे के लोग, पंजाबी एलिट्स या रूलर्स वगैरह, उन सबने किसको, ब्रिटिश को सपोर्ट किया। किससे? फौज दी अपनी और सप्लाईज दी, ठीक है। ब्रिटिश के साथ ताल्लुक स्ट्रॉन्ग रखा उन्होंने। तो बाद में पंजाब को रिवॉर्ड भी किया ब्रिटिश ने, और जिन्होंने रिबेल का हिस्सा लिया, जिन पे शक था रिबेल का हिस्सा बने जो, उनको ब्रिटिश ने बाद में बहुत खतरनाक डिप्राइव किया, महरूम किया, जो कि मेनली मुसलमान थे। नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के जितने मुसलमान थे, उसके बाद उनकी, और बंगाल रीजन वाले सबकी लाइफ बहुत पस्त हो गई, वो आगे जाके पता चलेगा। फिर दूसरे रिफॉर्मर्स आए जो कि पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स थे, पहले रिलीजियस थे ना, उसके बाद पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल रिफॉर्मर्स आए, जिसमें सर सैयद अहमद खान एक एजुकेशनल रिफॉर्मर थे, आगे जाके अल्लामा इकबाल और कायदे आजम, चौधरी रहमत अली, वो पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स थे, फिर वो बाद में अब आएंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या, किस एरिया ने क्या साथ दिया और किस एरिया में, एनडब्ल्यूएफ से कोई जो है ना, वो ब्रिटिश को खास वो नहीं मिली, कोई इसे कह लो कि रिसेंटमेंट ब्रिटिश को फील नहीं हुई कि एनडब्ल्यूएफ ने अटैक किया, बल्कि एनडब्ल्यूएफ के साथ तो ट्राइब्स के साथ ब्रिटिश का अच्छा ताल्लुक बना लिया था ब्रिटिश ने, तो ट्राइब्स न्यूट्रल रहे कि वो शरीक ही नहीं हुए इस वॉर में। Although there were mutiny attempts, but they were quickly crushed by British commanders. तो कह रहा है NWFP से भी शायद छोटी मोटी म्यूटनी अटेम्प्ट्स हुई होंगी, लेकिन उसको ब्रिटिश ने क्रश कर दिया वहीं के पश्तून चीफ्स की मदद से।
उन्हीं से इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि यार म्यूटनी अटेम्प्ट हो रही है यहां से, तो ब्रिटिश ने आगे वो खत्म कर दिया। क्लियर, आगे नहीं बढ़ने दी वो चीज। सिंध क्या है, सिंध की तरफ से कोई म्यूटनी नहीं देखी गई, सिंध की तरफ से ब्रिटिश ने कोई बगावत नहीं देखी, ठीक है। इसी तरीके से सिंध में से कोई राइज नहीं हुआ, आप ये सिंपल। बलूचिस्तान में से भी कोई राइज नहीं हुआ, वो क्वाइट रहा, बलूचिस्तान और सिंध वाला रीजन क्वाइट रहा। पंजाब ने सपोर्ट किया ब्रिटिश को, और एनडब्ल्यूएफ ने भी एक तरह से न्यूट्रल है, और अगर थोड़ी बहुत अपराइजिंग हुई एनडब्ल्यूएफ पे तो वहीं के पश्तून चीफ्स ने उसको इन्फॉर्म कर दिया ब्रिटिश को, ब्रिटिश ने वो खत्म कर दी अपराइजिंग्स। क्लियर है। ओवरऑल असेसमेंट एंड आफ्टरमैथ, अब ये आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पूरे तौर पे समझ में आ जाएगा कि क्यों, क्या ओवरऑल आपको पिक्चर क्रिएट होती है। तो आपको ये इलाकों की मदद, किस तरह से इलाकों ने मदद की नहीं की, क्या पिक्चर, तो आप बताओगे ओवरऑल ये हुआ कि ज्यादातर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है बीच में हुई नॉर्थ इंडिया में, और बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स या दूसरे जो आज के पाकिस्तान वाले रीजन है जैसे पंजाब, एनडब्ल्यूएफ, वो शिरकत किया नहीं उन्होंने, या तो ब्रिटिश को सपोर्ट किया या नहीं की शिरकत, और कुछ रीजन बिल्कुल साइलेंट है जैसे कि सिंध और बलूचिस्तान है, ठीक है। ये और इस बुनियाद पे और ब्रिटिश की स्ट्रेंथ की बुनियाद पे वन बाय वन करके ब्रिटिश ने पूरे के पूरे रिवॉल्ट को क्रश कर दिया। ये आप पूरा एक ओवरऑल असेसमेंट है इसका, रीड करोगे तो लैंग्वेज पकड़ोगे, और ये लैंग्वेज पकड़ने के बाद इसका ओवरऑल असेसमेंट का पैराग्राफ आप बनाओ और अपनी असेसमेंट लिखो, दैट इज नोट्स मेकिंग। उस पैराग्राफ को आप बना के लिखो, ठीक है। पास पेपर में हो सकता है सवाल ना हो, फिर कभी आ जाए तो पास पेपर से जब प्रैक्टिस करोगे तो एक अलग बात है वो, लेकिन कोई नया सवाल भी तो बन के आ सकता है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर्ड रहोगे आंसर करने के लिए, तो उसके लिए नोट्स मेकिंग की जगह छोड़िए।